ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड नंबर 29 है। लास्ट एपिसोड में हमने बात की द फॉल ऑफ सिंगापुर के बारे में, जिसमें जापानीज फोर्सेस ने सिंगापुर में कॉमनवेल्थ फोर्सेस को और अल्टीमेटली ब्रिटिश एम्पायर जो था उसको पूरी तरह हरा दिया। और इसी के बाद इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी, जो बाद में जिसकी कमान सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली थी। पर ये जो पूरा टाइम चल रहा है ना, 1941 से लेके 42 के मिडिल तक आते आते ये पूरा सीजन, ये जो पूरा टाइम था, ये सिर्फ जापान की सक्सेस का टाइम था। यहाँ पे लगातार एक के बाद एक कॉन्क्वेस्ट मिल रही थी जापान को, और ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको कोई रोक सकता है। इस वीडियो में हम उनकी अगली कॉन्क्वेस्ट की बात करेंगे, यानी फिलीपींस के बारे में। कहानी शुरू होती है बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला के एक देश बना। उस देश का नाम था फिलीपींस। इस देश की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि देखिए पहले इस देश को कॉलोनाइज किया था स्पेन ने, यानी वो यहाँ पे राज करते थे। बट साल 1898 में स्पेन और यूएस के बीच में एक युद्ध हुआ, यूएस स्पेनिश वॉर, और उस वॉर में अमेरिका की जीत हो गई थी। तो जब उनकी जीत हुई तो फिलीपींस के लोगों को लगा कि अब हमको आज़ादी मिलेगी, स्पेन को हरा दिया हम लोगों ने। बट उसके बाद अमेरिका ने इनको कॉलोनाइज कर लिया था। तो अक्सर हम बात करते हैं जब भी वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में, अमेरिका के बारे में, तो सारे अगर आप जो पावरफुल देश रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जर्मनी, तो ये सारे कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 1 के समय इंपीरियल पावर्स थे। मतलब इनके पूरे दुनिया भर में बहुत सारे कॉलोनीज थे। बट अमेरिका हमेशा से कहता था कि भाई वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, उनकी कॉलोनी नहीं थी। बट उनकी भी कॉलोनी थी फिलीपींस में, और इसी कॉलोनी को लेके सारा जो झमेला हो रहा था पैसिफिक में, वो इसी कॉलोनी को लेके उनके लिए हो रहा था। अमेरिका का ये मानना था कि पैसिफिक के रीजन में अगर ये जो फिलीपींस का जो एक छोटा सा देश है, इस देश पे उनकी पकड़ रहेगी अगर, तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस बना रहेगा पैसिफिक के रीजन में। और अगर ये उनके हाथ से गया देश, तो फिर उनका पैसिफिक थिएटर से हाथ निकल जाएगा। और ऐसा ही कुछ था। जापान को इसी वजह से इंटरेस्ट था इस जगह में, फिलीपींस में, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनकी लड़ाई हो चुकी थी अमेरिका के साथ। तो उनको ये था कि हमको उनका पूरी तरह जो इन्फ्लुएंस है पैसिफिक थिएटर में, उसको खत्म करना है। जापानीज लोग ये मानते थे कि ये पूरा सदर्न पैसिफिक रीजन जो है ये एशिया के पास होना चाहिए, कोई बाहर की कंट्री यहाँ पे राज नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने फिलीपींस को टारगेट बनाया था। पहला रीजन ये था, जैसे मैंने बताया, कि अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट जगह थी। तो अगर फिलीपींस को जीत लिया जापानीज फोर्सेज ने, तो अब कोई भी रीजन मिलेगा ही नहीं अमेरिकन फोर्सेस को साउथ पैसिफिक में अपना एक गढ़ बनाने के लिए। तो इसलिए इस जगह को कैप्चर करना जरूरी था। दूसरी चीज, जापानीज अंपायर काफी बड़ा हो रहा था, और जापानीज लोग जानते थे कि उनका देश ऊपर है और नीचे फिलीपींस है, उनका अंपायर और नीचे है, मतलब बहुत सारी कॉलोनीज हैं। तो ये एक स्टेजिंग एरिया हो जाता है आपके लिए। कॉन्स्टेंटली कोई अगर अटैक करना है तो, या फिर अगर आपको जो नीचे कॉलोनीज है उनसे कम्युनिकेशन बना के रखना है तब, या फिर सप्लाईज उनको भेजनी है, तो ये एक स्टेजिंग एरिया था। इस वजह से भी फिलीपींस की बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी जापानीज लोगों के लिए। तो 8 दिसंबर साल 1941 का वो दिन था जब फिलीपींस में जो अमेरिकन फोर्सेस थी उनको खबर मिली कि भाई पर्ल हार्बर पे जापानीज लोगों ने अटैक कर दिया है। तो उस टाइम रात के कुछ 3 बज रहे थे फिलीपींस में। तो मनीला में जो उनकी कैपिटल है, वहां पे जो अथॉरिटीज थी, अमेरिकन अथॉरिटीज, उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, एग्जैक्टली, क्योंकि अब जापानीज ने अटैक तो कर दिया है, तो हमको यहां से क्या करना चाहिए। तो वहां पे जो अमेरिकन फोर्सेस थी, उनके जो कमांडर इन चीफ थे जनरल डगलस मैकार्थर, उन्होंने सोचा कि हमको अपने बॉम्बर्स, हमारे पास जो B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेसेस हैं, उनको हमको भेजना चाहिए क्या अटैक करने के लिए। तो उनके जूनियर जो थे, यानी जो फार ईस्ट एयरफोर्स का जो कमांड था वहां पे, उनके जो कमांडर इन चीफ थे लुइस ब्रेरेटन उनका नाम था, वो चाहते थे कि हमको अपना अटैक लॉन्च करना चाहिए। बट मैकार्थर ने, वो इनडिसाइसिव थे, उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी, और उन्होंने कहा चलो ठीक है हम कल अटैक लॉन्च करेंगे। बट तब तक जापानीज प्लेन्स ने फोर्मोसा से टेक ऑफ किया और वो यहां पे आ गए मनीला के ऊपर, और बेसिकली फिलीपींस की जितनी भी एयरफील्ड्स थी उसके ऊपर वो आए, और उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो सारे प्लेन्स लाइन से लगे हुए हैं, अमेरिकन प्लेन्स, अभी वो रिफ्यूल हो रहे हैं, उन पे रिपेयर चल रहा है, तो उन्होंने बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार पहले ही दिन अमेरिका का इस रीजन में जो एयरफोर्स था, जो उनकी पूरी ताकत थी, वो आधी ताकत पहले ही दिन जापानीज फोर्सेस ने वहां पे नष्ट कर दी। तो इस प्रकार एक बार वो पर्ल हार्बर में सरप्राइज हुए थे अमेरिकन, और यहां पे भी वो सरप्राइज हुए कि यहां पे इनके प्लेन्स कैसे आ गए जापानीज लोगों के। बट जो भी हो, इनकी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ हाफ हो गई, तो उनके पास ऑब्वियसली अब कम चांस था जापानीज इन्वेजन को रोकने का। बॉम्बिंग करने के बाद जापानीज लोगों ने अपनी इन्वेजन फोर्सेस को भेजना शुरू किया फिलीपींस में। तो फिलीपींस के नॉर्दर्न साइड पे बटान का जो आइलैंड था, वहां पे कुछ जापानीज फोर्सेस ने लैंड किया 10 दिसंबर को। उसके बाद यानी
करेक्ट 2 दिन बाद 12 दिसंबर को एक और जापानीज फोर्स ने लैंड किया लुजोन आइलैंड के साउथ ईस्टर्न हिस्से में। वहां पे भी एक फोर्स आई। ये जब दोनों लैंडिंग्स हुई तो जो मैकार्थर थे, जो कमांडर इन चीफ थे अमेरिका के, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया इनको रोकने के लिए। तो उनको बोला लोगों ने कि भाई तुम उनको जहां पे लैंडिंग हो रही है उनको रोकने के लिए भेजो अपने ट्रूप्स। तो उन्होंने कहा कि ये डाइवर्जनरी अटैक्स हैं, ये ओरिजिनल, ये फुल ब्लोन अटैक्स नहीं है, इनका जो मेन लैंडिंग होगा ना वो बड़ा होगा। और यहां पे मैकार्थर सही थे। देखिए हमने लास्ट वीडियो में शायद बात की थी कि जब एक्चुअली लास्ट वीडियो ही था वो, जब सिंगापुर में इन्वेजन हो रहा था तो वहां पे जब आर्थर पर्सिवल थे जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने जस्ट डिफेंस बनाया था सिंगापुर का। तो उनको था कि साउथ वेस्ट की तरफ से आएंगे जापानीज ट्रूप्स, बट वो साउथ ईस्ट में आ गए थे। तो वहां पे उनका कैलकुलेशन गलत हुआ, बट यहाँ पे डगलस मैकार्थर का ये सही था कैलकुलेशन की जो छोटे छोटे जो 2 इन्वेजन हुए हैं वो मेन अटैक नहीं है, मेन अटैक बाद में आएगा। और ये सही बात साबित हुई क्योंकि 22 दिसंबर को 43,000 जापानीज ट्रूप्स फिर एक साथ लैंड किए। और वो लैंड कहां पे किए? फिलीपींस की राजधानी मनीला से 200 किलोमीटर ऊपर की तरफ जो बीचेस थे वहां पे वो फोर्स आई, 14th जापानीज आर्मी। और ये जो आर्मी थी ये एक फुल इन्वेजन फोर्स थी। तो अब मैकार्थर को हो गया कि हाँ अब ये जो है लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि फिलीपींस में 2 अलग अलग जगह जापानीज फोर्सेस लैंड हुई थी तो मैकार्थर ने ये हिसाब लगाया कि मनीला के ऊपर एक पिंसर अटैक होगा, यानी 2 तरफ से फोर्सेस आएंगे और उसको घेर लेंगे। अब अगर फोर्सेस की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैकार्थर के पास इस पूरे फिलीपींस के आइलैंड पे उनके पास लगभग 1,30,000 सोल्जर्स थे। तो काफी सोल्जर्स थे इनके पास, बट उसमें फिर वही प्रॉब्लम थी क्योंकि उसमें ज्यादातर जो सोल्जर्स थे वो अच्छे से ट्रेंड नहीं थे। तो मैकार्थर का यह मानना था कि उनके पास सिर्फ 30-32 हजार सोल्जर्स जो हैं वही मतलब एक्चुअली बैटल में काम आ सकते हैं। बाकी सोल्जर्स या तो रिजर्व्स वाले हैं या फिर वो उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे इस इन्वेजन को। तो 32,000 का उनका एक्चुअल फोर्स था। उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखें तो जापानीज जो इन्वेजन फोर्स आई थी वो सारे बैटल हार्डेंड सोल्जर्स थे। यानी जो जापानीज फोर्स आगे बढ़ रही थी इन्वेजन फोर्स, उनका जो एकदम टॉप का आगे का हिस्सा था वो सारा मैकेनाइज्ड था, यानी टैंक्स थे, उनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स थे। और इस वजह से इनको रोकने का चांस बहुत कम था मैकार्थर के पास। इस सिचुएशन के लिए मैकार्थर ने ऑलरेडी एक कंटिजेंसी प्लान बना के रखा था कि अगर कभी जापानीज फोर्सेस की यहाँ पे लैंडिंग होती है तो हम कैसे एक्ट करेंगे। इस कंटिजेंसी प्लान का नाम था प्लान ऑरेंज। और इसके मुताबिक मैकार्थर ने यह प्लान किया था कि उनकी सारी जो फोर्सेस हैं अमेरिकन फिलिपिनो जो फौजी हैं उनको लेके वो रिट्रीट करेंगे और मनीला बे के वेस्ट साइड पे एक बटान पेनिनसुला था, वहां पे सारे फोर्सेस को कंसंट्रेट करेंगे और वहां पे वो रोकने की कोशिश करेंगे जापानीज लोगों को। अक्सर लड़ाई में ऐसा होता है कि जब कोई एक कंट्री बहुत तेजी से अटैक कर रही है तो जो डिफेंडिंग कंट्री है वो अपनी कैपिटल को डिजर्ट कर देते हैं, अबैंडन करके कहीं और चले जाते हैं और वहां का जितने भी सरकार है, ऑफिसेस सब मूव करके कहीं और चले जाते हैं ताकि वो सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो और वहां पे कैजुअलिटीज कम हो। तो ये अक्सर ऐसा होता है। अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड वॉर 2 में ही फ्रांस ने भी ये किया था। जब हिटलर की फोर्सेस ने आ गई थी एकदम पेरिस के पास तो उन्होंने पेरिस को अबैंडन करके कहीं और चले गए थे और उसके बाद वहां से भी कहीं और चले गए थे। तो ये अक्सर ऐसा होता है। अब जब मैकार्थर की फोर्सेस और फिलीपींस की जो गवर्नमेंट है वो कोरिजिडोर नाम के छोटे से आइलैंड पे जब वो आके रुक गए तो उन्होंने कहा कि अब यहां से हम सारा प्लान करेंगे कि बटान पेनिनसुला पे जो हमारे फोर्सेस हैं वो कितने समय तक कैसे कैसे रोकने की कोशिश करेंगी जापानीज फोर्सेस को। अब क्योंकि मनीला सिटी को अबैंडन कर दिया गया था तो जापानीज फोर्सेस 2 जनवरी 1942 को मनीला में एंटर कर गई। अब मैकार्थर के लिए चैलेंज ये था कि उन्होंने इतने छोटे से पेनिनसुला पे 80,000 फौजी और 25,000 सिविलियंस वहां पे इकट्ठा हो गए थे। अब उनको खाना कैसे खिलाया जाए, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपकी नेवी आपका हेल्प कर रही है। उस पूरी जगह में नेवल सुप्रीमेसी हो चुकी थी जापानीज नेवी की और ऑब्वियसली ऊपर से एयर पावर उनके पास थी। तो पूरी तरह से कट ऑफ हो गए थे वो लोग, मैकार्थर के लोग इस पेनिनसुला पे। उसके साथ साथ उनको ये भी था कि यहाँ पे जब इकट्ठे तो हो गए हैं लोग, सारी फोर्सेज यहाँ पे आ गई हैं, बट अब जब वो अटैक करेंगे तो उनको रोकना भी है। तो इसीलिए उन्होंने बटान पेनिनसुला के बिल्कुल नेक के पास वहां पे एक मोटी सी डिफेंसिव लाइन बना के रखी थी कि पहली लाइन ये होगी डिफेंस की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस पूरे एरिया में बहुत जंगल है और एक तरफ बहुत दलदल है और बेसिकली गीला गीला सा वहां पे एटमॉस्फेयर था पूरा। उस वजह से बहुत बीमारियां फैल रही थी, स्पेशली मलेरिया और डेंगू। तो जो भी वहां पे फोर्सेस इकट्ठा हो गई थी अमेरिकन और फिलिपिनो फौजी, उनको बीमारियां हो रही थी और वो ऐसे ही वीक पड़ रहे थे। उसके ऊपर से उनको खाना भी नहीं मिल रहा था ढंग से।
तो डिफेंडिंग आर्मी की जो हालत थी वो बहुत ही बुरी थी। इसी के चलते 22 जनवरी को जापानीज फोर्सेस ने ये जो फर्स्ट डिफेंसिव लाइन थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो इसके बाद डिफेंडिंग आर्मी जो थी वो और पीछे खिसकी और एक दूसरी डिफेंसिव लाइन बनाकर रखी थी उन लोगों ने, अगेन इस पेनिनसुला के बिल्कुल सेंटर में, कि अब यहां पे वो जापानीज लोगों को रोकेंगे। वहां पे आते आते फिर उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी क्योंकि खाने के लिए नहीं था और बीमारियां फैल रही थी। तो ये ऐसा तक कहते हैं लोग कि उनकी सब यूनिफॉर्म फट गई थी और लोगों की स्किन सड़ने लग गई थी क्योंकि इतनी खराब हालत थी। हालांकि जापानीज फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही थी, बट इस बात की बिल्कुल तारीफ करनी होगी कि ये जो फिलीपींस और अमेरिकन सोल्जर्स का रेजिस्टेंस था वो काफी सॉलिड था। और इसी के चलते मिड जनवरी तक आते आते जापानीज कमांडर इन चीफ जो थे उस एरिया में, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल होमा मासाहारू, उनको लगा कि अब उनको अपने ट्रूप्स को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल रहा था। इस वजह से थोड़ा सा ब्रेक मिला, थोड़ा सा रेस्ट मिला डिफेंडिंग आर्मी को भी और अटैकिंग आर्मी को भी। बट ये रेस्ट ऐसा नहीं था कि वो बहुत खुशी मना रहे थे क्योंकि बस उनके ऊपर अटैक नहीं हो रहा था, बट अभी उनकी हालत अभी भी खराब थी क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम, राशन नहीं था, वहाँ पे कंडीशंस बहुत खराब थी। अच्छा, उसके ऊपर से एक और बहुत प्रॉब्लम ये थी डिफेंडिंग फोर्सेस को कि जो उनके कमांडर इन चीफ थे डगलस मैकार्थर, वो तो बटान पेनिनसुला पे थे ही नहीं, वो पीछे एक छोटा सा आइलैंड है, उसको द रॉक कहते थे वो लोग, उस जगह पे थे, वहां पे उनका हेडक्वार्टर था। और वहां से वो अपने सोल्जर्स को कॉन्स्टेंटली एंकरेज करते थे कि तुम डटे रहो, हम लोग जीतेंगे, ऐसे उनको एंकरेज करते थे। तो ये जो वो उनको इंकरेज करते थे उसकी वजह से उनके सोल्जर्स और गुस्सा होते थे उनसे कि ये खुद तो बैठे हुए आराम से कंक्रीट की बिल्डिंग में और उनको खुद तो कुछ करने नहीं पड़ रहा है, हम लोग को यहाँ पे खाने को नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं लोग बीमारी से, इसकी तो कोई इनको परवाह ही नहीं है। तो इस वजह से उनके एक्चुअली जो सोल्जर्स थे वो बहुत अनॉय हो रहे थे। और इसी के चलते मैकार्थर की अपनी फोर्सेस नहीं, उनका एक निक नेम डाल दिया था उनकी बेइज्जती करने के लिए, द डग आउट डग, मतलब हमेशा डग आउट में बैठे रहते हैं, कभी फील्ड पे नहीं आते। हालांकि मैकार्थर खुद एंड तक फिलीपींस में रहना चाहते थे, बट उनको फिर ऊपर से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रूजवेल्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई तुम फिलीपींस अब कभी भी वहां से निकल सकता है तो तू वहां से निकल जा। तो उनको 12 मार्च को मैकार्थर अपने सारे स्टाफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो कुछ पेट्रोल बोट्स को लेके स्टीमर से निकल गए इवैक्यूएट करके और वो चले गए ऑस्ट्रेलिया। तो अब जो पीछे अमेरिकन और फिलिपिनो ट्रूप्स जो बचे पीछे, उनकी कमांड मिल गई अमेरिकन मेजर जनरल जोनाथन वेनराइट को। और उनके पास जो टोटल सोल्जर्स बचे हुए थे उसमें सिर्फ 1/4 अब लड़ने की हालत में थे, 3/4 अब किसी भी तरह किस कंडीशन में नहीं थे कि वो अब जापानीज फोर्सेस को रोक पाएंगे। और वहां दूसरी तरफ जापान की फोर्सेस, मासाहारू की फोर्सेस को 21,000 एक्स्ट्रा जापानीज ट्रूप्स मिल गए थे और वो पूरी तरह रीइंफोर्स हो गई थी। तो भाई अप्रैल 3 को एक बार फिर से जापानीज जगरनॉट स्टार्ट हुआ और उन्होंने एक बहुत ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ इनकी डिफेंसिव लाइन पर अटैक किया और इस बार इनका डिफेंस पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। वेनराइट अपने सारे कुछ ट्रूप्स को लेके वो फिर द रॉक पे मूव कर गए और वहां पे उन्होंने बोला कि अब हम यहाँ पे फाइनल डिफेंस करेंगे। हालांकि यहाँ पे डिफेंडिंग जो सोल्जर्स थे उनकी बहुत बुरी हालत थी, बट फिर भी ये कुछ हफ्ते तक और रुके और द रॉक जो था अभी भी वो एलाइड हाथों में था। बट फिर 5 मई को साल 1942 को जापानीज फोर्सेस ने द रॉक आइलैंड पे उन्होंने लैंड किया और अगले ही दिन वेनराइट ने अपने साथ 13,000 सोल्जर्स को लेके ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। इस पूरे फिलीपींस के कैंपेन में अगर जापानीज आंकड़ों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने लगभग 11,500 सोल्जर्स को गंवाया, कैजुअलिटीज हुई उनको। और दूसरी तरफ अमेरिकन और फिलिपिनो सोल्जर्स की बात करें तो 25,000 कैजुअलिटीज हुई और लगभग 20,000 लोग घायल हुए और लगभग 75,000 से ज्यादा सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया। और कैप्चर करने के बाद अभी उनकी लड़ाई तो खत्म हो गई थी फिलीपींस में, बट अभी उनका जो ये टॉर्चर था, जो पेन था, वो अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ था। और एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं कि अब तो उनका एक्चुअल पेन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसके बाद ये जो सारे कैप्चर्ड सोल्जर्स थे इन लोगों को ऑब्वियसली एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में डालना था। तो अब ये जो कैंप इन्होंने बनाया था जापानीज लोगों ने, ये इस जगह से 105 किलोमीटर दूर था। तो इतना लंबा डिस्टेंस इन सारे ट्रूप्स को, जो ऑलरेडी इनके पास खाना नहीं था, जिनको बीमारियां थी, जो मलेरिया डेंगू से पहले ही ग्रसित थे, उनको उन्होंने मार्च करवाया इतना लंबा डिस्टेंस। और गर्मी का मौसम, साथ में ह्यूमिडिटी। तो ये जो जापानीज फोर्सेस ने ये जो कैप्चर सोल्जर्स थे, जो पीओडब्ल्यूज थे, उन लोगों को जो मार्च करवाया पीओडब्ल्यू कैंप तक, इस मार्च को
द बटान डेथ मार्च भी कहते हैं, क्योंकि इस मार्च के दौरान हजारों फिलिपिनो और अमेरिकन सोल्जर्स की जान चली गई थी। जो सोल्जर्स थक के गिर जाते थे उन लोग को मार देते थे, और जो लोग जब फाइनली जब बचे कुछ लोग पहुंचे कैंप में, तो कैंप में भी हालत बहुत खराब थी, तो वहां पे भी डेली के डेली सैकड़ों पीओडब्ल्यूज को मारा जा रहा था। तो बहुत ही बुरी हालत थी। कैप्चर होने के बाद भी उनके लिए ये समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, और शायद इसीलिए बटान पेनिनसुला पे जो सारा एलाइड डिफेंस था, जो इतने महीनों तक उन्होंने जापानीज फोर्सेस को रोक के रखा, तो ये जो सारे फौजी हैं उनको द बैटलिंग बास्टर्ड्स ऑफ बटान कहा जाता है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि उनके कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई रखवाला नहीं है, उनका देश भी उनको वहां पे डाल के बटान में भूल चुका है, उनको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उनको अपने आप को लोग बैटलिंग बास्टर्ड्स कहते थे, और ये नाम हमेशा के लिए एक फेमस हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में। मैकार्थर की अगर बात करें तो वो निकल तो गए थे फिलीपींस से, इवैक्यूएट करके वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे, बट उन्होंने जाने से पहले अपने सोल्जर्स को एड्रेस किया था और कहा था कि अभी तो मैं जा रहा हूं बट आई विल बी बैक। और ये आई विल बी बैक का ये जो लाइन है उनका, ये पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में पैसिफिक थिएटर में खासकर एक अमर हो गई ये लाइन, क्योंकि ऐसा एक्चुअली हुआ। मैकार्थर वापस आए थे जापानीज फोर्सेस को फिलीपींस में हराने के लिए कुछ सालों के बाद, बट अभी के लिए फिलीपींस में अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी हार थी और बहुत शर्मनाक हार थी, क्योंकि वो भी ये समझ नहीं रहे थे कि जापानीज लोग उनको फिलीपींस से भी बाहर निकाल पाएंगे। अब ये बात साफ साबित हो गई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी, इटली और जापानीज लोगों का ये जो एक्सियल पावर्स हैं ये काफी स्ट्रांग है और इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो इसके एग्जैक्टली बात क्या हुआ, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पूरा पैसिफिक वॉर जो है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है अगर, तो एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, उस बुक का नाम है द पैसिफिक वॉर, उसको लिखा है जॉन कॉस्टेलो ने, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये जो एपिसोड है, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है इस सीरीज का वर्ल्ड वॉर 2 का, वो भी आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्रीवियस एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड, बोथ ऑफ देम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।